कुछ लम्हे फुर्सत की बिताने मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त ज्योत्सना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कुछ बेहतरीन और उम्दा जानकारियां। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के इस शुमारे का आगाज करते हैं। देखिए ना, वक्त के साथ साथ आपका और हमारा रिश्ता कितना गहरा हो गया है। मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि हमारा ये प्रोग्राम खास तौर से होता है हमारी खवातीन के लिए। तो फिर अपने आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन मेहमान से जिनसे हम जानेंगे पेरेंटिंग के बारे में कुछ खास टिप्स, जो कि सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी घर बैठी हमारी खवातीन को, हमारी माओ को। तो फिर आइए रुख करते हैं हमारी आज की मेहमान का। तो हमारे आज के इस शुमारे में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है, जो कि एक पेरेंटिंग कोच है। और अपने आज के इस एपिसोड में हम खास आपके लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं। जैसे कि हमारी जो खवातीन इस वक्त घर में बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो किस तरीके से जो माएँ हैं वो अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड बना सकती हैं, कैसे आप उनकी बेहतरी के लिए एक अच्छा पेरेंट जो है वो आप बन सकती हैं, ये आज हम जानेंगे। वैसे तो हर कोई एक अच्छा पेरेंट ही होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सके। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिद्धि देवरा जी। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। तो रिद्धि जी, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप एक पेरेंट कोच हैं, कितने वक्त से आप ये कोचिंग कर रही हैं, और आपने पेरेंट कोच बनने का ये जो ख्याल है ये आपके जहन में कैसे आया? ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पेरेंटिंग कोच बनूंगी, और शायद मेरे मम्मी पापा ने भी कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उस टाइम कोई कोचिंग के बारे में जानता भी नहीं था कि कोचिंग बोल के भी कुछ है, और ख़ासकर पेरेंटिंग कोई चीज़ है जो हम सीख सकते हैं। तो जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तो उस टाइम मैंने ये निर्णय लिया कि मैं घर पे रहूँगी, अपना ख्याल रखूँगी, अपने बच्चे के साथ रहूँगी। और ये निर्णय लेने के पीछे कारण ये था कि मेरी मम्मी एक होम मेकर है, मेरी 3 सिस्टर्स हैं, वो होम मेकर हैं, मेरी दादी होम मेकर थी। तो हमेशा मैंने यही देखा था कि एक औरत का काम है घर संभालना, बच्चों को पालना, और जो हस्बैंड है वो जाएंगे, कमाएंगे, घर को संभालेंगे। तो मैंने हमेशा यही देखा था। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने अपना जॉब, मतलब जॉब नहीं, मैं बिज़नेस करती थी, फ़ैशन बिज़नेस। तो मैंने फिर वो बिज़नेस अपना छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं घर पे रहूँगी। और मुझे लगा ये मेरे लिए एक बेस्ट निर्णय है, यही मेरे परिवार के लिए बेस्ट है। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने सोचा था उसमें बहुत फ़र्क था। मैं बहुत इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी, फाइनेंशियली मैं डिपेंडेंट हो गई। घर पे बहुत सब कुछ था, लेकिन हर चीज़ के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ता था। फिर मैं इरिटेटेड रहने लगी। मैं कभी भी, मुझे लड़ने की आदत नहीं थी, मैं बहुत ही शांत प्रवृत्ति की थी, और मुझे कभी आदत नहीं थी कि किसी से मैं ऊंचे आवाज़ में बात करूं। पर धीरे धीरे जब आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप सब कुछ करने लगते हो। तो मैं चिल्लाने लगी, मुझे किसी की बात सुन के एकदम इरिटेशन होने लगता था, गुस्सा आने लगता था। फिर मैं अपने हस्बैंड से भी ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बात करने लगी। अपने बच्चे के साथ जब मैं रहती थी तो मुझे खुश होना चाहिए था, मेरा पहला बच्चा है, लेकिन मुझे बैठे बैठे रोना आने लगता था। मुझे याद है मैं उसे दूध पिलाती थी और मैं रोती रहती थी। और फिर मुझे बहुत ख़राब लगने लगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, एक अच्छी बहू नहीं हूँ। और ये सब तो बात की बात है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। और जब मैं मिरर में, दर्पण में अपने आप को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये है कौन। मैं अपने आप को बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। तो फिर जब कुछ भी काम नहीं आता तो फिर लास्ट में भगवान याद आते हैं। तो मैं अपने घर के मंदिर में थी, और मैं कृष्णा को बहुत मानती हूँ, कृष्णा भगवान को। तो मैं अपने घर के मंदिर में गई, वहाँ बैठी, और मैंने पूरी तरह से अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा मैंने सब तरीके से सब कुछ कोशिश कर ली, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं। तो आप ही मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है।
मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या बेस्ट है। और तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि पेरेंटिंग के बारे में सीखो। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इनर वॉइस थी कि भगवान मुझसे बात कर रहे थे कि ये मेरा सबकॉन्शियस था, मुझे नहीं पता। पर उस वक्त मुझे ये आइडिया आया कि मुझे पेरेंटिंग के बारे में सीखना है। तो फिर मैं इंटरनेट में गई और मैं इंटरनेट में चेक करने लगी कि पेरेंटिंग कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो 9 साल पहले इंडिया में कोई पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे इंडिया में कोई नहीं मिला, तो मेरे जितने भी टीचर्स, मेंटर्स हैं, सब इंटरनेशनल हैं। तो मैं पेरेंटिंग के बारे में सीखने लगी। और उस समय भी मेरे अंदर कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कोच बनना है, क्योंकि जब आप पानी में डूब रहे हो, आप खुद को बचाने की कोशिश करोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं बाकी लोगों को कैसे बचाऊं। तो उस टाइम मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि मुझे खुद के लिए काम करना है, खुद पर काम करना है, अपने बच्चे को बचाना है, अपने बच्चे के लिए अच्छा करना है। और मैंने पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते मेरी लाइफ बहुत बदल गई। मैं शांत रहने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा, मैं खुश रहने लगी, मैं हंसने लगी, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई। मैंने अपना बिज़नेस भी वापस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद भी अपने बच्चे के लिए मैं समय निकाल पा रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मेरी लाइफ इतनी बदल सकती है इतने जल्दी, तो मेरे अंदर से ये कॉलिंग या एक आवाज़ है कि मुझे दूसरे मदर्स की भी मदद करनी चाहिए। और उस टाइम भी मैं कोच बनने का नहीं सोच रही थी। मुझे ऐसा लगा कि बस मैं हेल्प कर दूं, क्योंकि मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा था, मेरा परिवार सब अच्छा था। तो मैंने इंस्टाग्राम के द्वारा अपने स्टोरीज़ शेयर करना शुरू किया और देखते ही देखते बहुत सारी मदर्स मुझसे जुड़ गई और वो अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करती थी। एंड ओनली आउट ऑफ प्योर पैशन, नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ कोच, मैंने अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर की और बहुत हमारी धीरे धीरे जो है फैमिली बढ़ती गई। और फिर कोविड आया 2020 में और उस टाइम मेरा फ़ैशन बिज़नेस बिल्कुल पूरी तरह बंद हो गया था। सब कारीगर अपने घर लौट गए थे सेफ्टी के लिए। हमने भी दुकान बंद कर दी थी कि सब सेफ़ रहे। तो मैं घर पे थी और सब मदर्स भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे। होम स्कूलिंग मतलब ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट हो गया, हस्बैंड्स भी घर पे थे। तो मदर्स के जो चैलेंजेस हैं वो और बढ़ गए, एम्पलीफाई हो गए। तो वो मुझे और अप्रोच करने लगी। फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि क्या मैं आपसे फ़ोन पे जुड़ सकती हूँ, क्या हम वीडियो पे मिल सकते हैं। और मैं फ्री थी, मेरे पास कुछ था नहीं और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है खाली बैठने की। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं मदद करती हूँ। तो फिर धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि इतने कॉल्स आने लगे। मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे आप पूरे टाइम फ़ोन पे ही रहते हो, आप पूरे टाइम मदर से बात करते हो। फिर मुझे भी ऐसे लगने लगा कि इस तरीके से मैं मदर्स की मदद नहीं कर पाऊँगी लंबे समय तक, तो मुझे इसे और अच्छे तरीके से सजा के करना पड़ेगा। और मैंने एक डिजिटल स्कूल की शुरुआत की जहाँ मैंने मदर्स की मदद करने का निर्णय लिया। और अब मेरे स्कूल में बहुत सारी मदर्स जुड़ी हैं और हम पेरेंटिंग के बारे में सीखते हैं। और मुझे ये लगता है कि पेरेंटिंग जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप एक मदर है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो इसी तरह मेरी जर्नी जो है शुरू हुई और मैं एक पेरेंटिंग कोच बनी। तो रिद्धि जी, जो आपने अपनी जर्नी बताई, मुझे लगता है कि जितने भी ख़वातीन इस वक्त हमें यहाँ पर देख रही हैं, मुझे भी इंक्लूड करके, हम सबकी जर्नी जो है एज अ मदर, एज अ माँ, सेम ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेम है। क्योंकि जो आपने फेस किया उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने फेस किया, उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा शायद जो इस वक्त हमें ख़वातीन देख रही हैं वो फेस कर रही होंगी या उन्होंने भी किया होगा। आज के दौर में, आज के वक्त में हम पेरेंटिंग की बहुत बात करते हैं। हम किस तरीके से खुद को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, चाहे अपने बच्चे के साथ, चाहे हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जैसे कि आपने बताया जब आप मिरर में देखती थी तो आपको अच्छा नहीं लगता था, और ऐसा ही कुछ मैंने भी फेस किया था। जो हमारा गुस्सा है, जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारे चेहरे पर जो है वो दिखने लगता है। आज के दौर में हम पेरेंटिंग की बहुत बात करते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे हमेशा हमने एक ही चीज़ सुनी है, जो कि आपने भी ज़रूर सुनी होगी, कॉमन, हमारे बच्चे तो कब पल गए हमें पता ही नहीं चला। पहले के दौर में हम पेरेंटिंग की बात क्यों नहीं करते थे, या क्यों उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आज के वक्त में उसकी ज़रूरत क्यों है? करेक्ट। तो इसके 2-3 कारण हैं। ज़रूरत तब भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बट ये है अवेयरनेस की बात कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं करने से भी चल रहा है।
पर अगर आप देखेंगे आज के जो पेरेंट्स हैं वो उस ज़माने की जो पेरेंटिंग थी उसके बाई प्रोडक्ट है। और हम जो अपने ऊपर इतना प्रेशर लेते हैं और हमें कभी कभी ऐसा लगता है हम बाउंड्री नहीं सेट कर पाते, हम किसी को मना नहीं कर पाते, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ये सब जो है वो उस ज़माने की पेरेंटिंग है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत था या आज सही है, क्योंकि समय के साथ हमें हर चीज़ चाहिए। और एक कारण ये भी है कि जब हम पहले के ज़माने में परिवार बड़ा हुआ करते थे, दादा दादी साथ रहते थे, बच्चे भी साथ में रहते थे, बहुत सारे बच्चे रहते थे, वो खेलते थे एक दूसरे के साथ, तो वो इमोशनली जो है सिक्योर्ड फील करते थे बच्चे, तो उन्हें कभी पेरेंट्स की उतनी ज़रूरत नहीं फील होती थी। तो पेरेंट्स को क्या है, बच्चे उनके इतना पीछे भी नहीं पड़ते थे। लेकिन आजकल क्या है कि फैमिली साइज़ छोटे हो गए हैं, न्यूक्लियर सेटअप इंक्रीज़ हो गया है ज़्यादा, बच्चे पेरेंट्स अलग रहते हैं बच्चों को लेकर। तो क्या होता है, इमोशनल डिपेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स पे वो बढ़ गया है। तो पेरेंट्स को अब अपने बच्चे को एंगेज करना पड़ता है, और जब वो उनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, या वो इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट होके कभी कभी डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, जिससे उन्हें गिल्ट फील होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है हमें सीखना चाहिए। और एक कारण ये भी है कि जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी जो है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे, सब जगह बताया जा रहा है आप पेरेंटिंग के बारे में सीखिए। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरे सामने वाली जो मेरी फ्रेंड है वो पेरेंटिंग के बारे में सीख रही है, तो आपको भी मन करेगा कि मैं भी सीखूं, क्योंकि अगर मैं नहीं सीखूंगी तो शायद मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, या शायद मैं अपने बच्चे को वो नहीं दे रही जो मुझे देना चाहिए। पहले क्या था, कोई नहीं सीखता था। तो अगर कोई नहीं सीख रहा है तो आप सोसाइटी के हिसाब से पेरेंटिंग बदलती है। तो हमारे पेरेंट्स वो करते थे जो सब करते हैं, आज के पेरेंट्स वो कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो हमें वो सारी चीज़ों को समझना है। लेकिन एज अ कोच जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलूँगी कि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीखना ही चाहिए। जैसे हर चीज़ हम सीखते हैं, गार्डनिंग सीखते हैं, जुम्बा सीखते हैं, योगा सीखते हैं, ड्राइविंग तक हम सीखते हैं। और ड्राइविंग हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि हम अगर रोड पे गाड़ी लेके जाएंगे और हम सीखेंगे नहीं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या हम खुद का नुकसान करेंगे या सामने वाले का नुकसान करेंगे। तो जब हम इतनी साधारण सी चीज़ भी सीखते हैं, तो पेरेंटिंग में तो आप अपने बच्चे के लाइफ को ड्राइव कर रहे हो शुरुआत में, और लेटर आपका बच्चा खुद अपनी लाइफ को ड्राइव कर रहा है। तो अगर आप उसे सही मार्गदर्शन नहीं दोगे, सही तरीके से उसकी परवरिश नहीं करोगे, सो यू आर क्रिएटिंग डेंजर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर चाइल्ड। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सीखेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब हम सीखेंगे तो ही हमें अपने लाइफ में फ़र्क महसूस होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ बोलने से, मैं आपको जितना भी बोल दूँ शायद आपको नहीं बिलीव हो, लेकिन जब आप ये करोगे तभी आपका इस पे भरोसा बढ़ेगा। जैसे कि भक्ति, जब आप गॉड को प्रे करोगे तब आपको पता चलेगा कि गॉड में क्या पावर है, क्या मिरेकल है, और तब आप उसमें और आगे बढ़ोगे। ठीक उसी तरह हमें पेरेंटिंग भी जो है सीखना है और सीख के करना है। बिल्कुल। आपसे एक सवाल मेरा और रहेगा कि जैसे हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई कि हमारे पेरेंट्स भी जो हैं उनकी भी जो परवरिश हुई है वो भी गलत नहीं है, लेकिन आज का जो वक्त है, आज का जो दौर है वो अलग हो गया है। उस हिसाब से अगर हम पेरेंटिंग को सीखें, उस हिसाब से अगर हम अपने बच्चों की परवरिश करें, तो ना केवल हम सोसाइटी को एक अच्छा इंसान दे सकते हैं, बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो माँ होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी बच्चे के साथ ग्रो करती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है। यहाँ पर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, बहुत से पेरेंट्स जो हैं आपके साथ जुड़े हैं इस वक्त, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें। किसी के साथ कुछ अलग हुआ हो, वो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अभी आपको मैं बताती हूँ जो टॉप चैलेंजेस हैं मदर्स के। जैसे अगर कोई मदर वर्किंग मदर है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा सामने वाले की कहानी अच्छी लगती है। तो वर्किंग मदर, अगर एक होम मेकर वर्किंग मदर को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि अच्छा, ये तो काम पे जाती हैं, खुद के पैसे कमाती हैं, इन्हें घर के काम भी इतने नहीं करने पड़ते, तो ये कितनी खुश होंगी। लेकिन जब आप एक वर्किंग मदर से बात करोगे तो आपको पता चलेगा वो कितने स्ट्रेस में है। उन्हें ऐसा लगता है मेरा बच्चा घर पे, मेरा बच्चा टीवी देख रहा होगा, मेरे बच्चे ने खाया नहीं होगा, पता नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। तो उन्हें ऐसा लगता है। और जब एक वर्किंग मदर एक होम मेकर को देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये तो अपने बच्चे के साथ रह सकती हैं, अपने बच्चे को खिला सकती हैं, उनका स्क्रीन टाइम मैनेज कर सकती हैं,
लेकिन जब आप एक होम मेकर से बात करोगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के साथ बैठने के लिए 2 मिनट का भी समय नहीं मिलता। तो एक्सपीरियंस जो है बहुत है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि खुश होना हमें सीखना पड़ेगा। ये आपको, या तो आप प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो सिचुएशन में, या फिर उसी सिचुएशन में आप खुशी ढूंढ सकते हो, या सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, खुशी ढूंढ सकते हो। कि मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मेरे पास 24 घंटे हैं, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं 10 घंटे काम पे आऊँगी, तो बाकी के समय में मैं अपने बच्चे के साथ कैसे अच्छे से समय स्पेंड करूँ, कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैं अंदर से संतुष्ट रहूँ, कंटेंटमेंट। और बहुत सारे लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने लगते हैं, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बहुत झगड़े भर जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि बच्चे को सही परवरिश देने के कारण या सोशल मीडिया, इंटरनेट के प्रेशर के द्वारा मदर्स बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, फिर वो सारी चीज़ें अपने घर पे अप्लाई करने की कोशिश करती हैं। फिर ऑफ कोर्स आप सीख रहे हो, आपके हस्बैंड नहीं सीख रहे, तो आपके हस्बैंड शायद आपकी बात से पूरी तरह अग्री ना करें, और जब वो आपके आइडियाज़ पे आपका सपोर्ट नहीं करते तो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं घर पे। फिर जब लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं तो हस्बैंड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, काफ़ी बार ये भी होता है। काफ़ी बार डिस्ट्रैक्ट नहीं भी हो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिर आजकल, जैसे पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने हमेशा ये देखा कि मम्मी खाना बनाती है, मम्मी हमारे घर के सारे कामों का ध्यान रखती है, पापा काम पे जाते हैं, पापा आते हैं। तो द डिविजन ऑफ वर्क वॉज वेरी क्लियर। बच्चे को पता होता था कि मुझे खाना चाहिए तो मैं पापा के पास कभी नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के पास ही जाऊंगी, और मुझे अगर एक नया टॉय चाहिए, पैसे चाहिए, तो मैं पापा के पास ही जाऊंगी, मम्मी के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, कभी पापा नहला देते हैं, कभी पापा भी खाना खिला देते हैं, कभी मम्मी खिला देती है। तो बच्चों को लगता है कि बच्चे मम्मी के पास जाते हैं, कभी पापा के पास जाते हैं, और विमेन और मदर्स के अंदर ये फीलिंग भी आती है कि मैं क्यों सब कुछ करूं, कि मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट करे, विच इज़ फेयर। आ सकता है ये फीलिंग, क्योंकि अगर आप इतना कुछ कर रहे हो आपके अंदर ये फीलिंग आ सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपनी पेरेंटिंग अच्छे तरीके से करनी है तो बच्चे के लिए आप जो मीडिया से सीख के अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर के जो बाकी रिश्ते हैं उसको अच्छा करें। कि आपका जो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है, आपका जो मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप है, आपका जो फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा एक्स्ट्रा थोड़ा टीवी भी देख ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो टीवी से दूर रखने के लिए आप अपनी मदर इन लॉ से झगड़ा कर रही हैं, वो बच्चे के लिए ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। जैसे कि बच्चे जो हैं बीज के समान हैं। बीज, अगर आप बीज का एक सिंबल ले लें तो उन्हें जब हम मिट्टी में बीज को डालते हैं, और 2-3 क्वालिटी के बीज अगर हम मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी कभी ये नहीं बोलेगा कि ये बीज अच्छा है, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, ये बीज अच्छा है, इसको मैं, वो सबके लिए अच्छा करेगा। लेकिन आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का बीज डाल दें मिट्टी में, लेकिन अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो बीज विल नॉट प्रॉस्पर। ठीक उसी तरह हमें अपने बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उसके बाद शायद उसे थोड़ा कम पानी मिल जाए, शायद थोड़ा कम सनलाइट मिल जाए, लेकिन बच्चा फिर भी अच्छा करेगा, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है, जो सॉइल है, वो रिद्धि जी, मजबूत है। एक चीज और, अभी तक जो है वो छोटे बच्चों की थोड़ी जो है वो ज्यादा बात कर ली है। टीनेज जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। कई बार जो है वो हम मदर्स को देखते हैं, वो कहती हैं कि मैं तो सेम ही हूँ, जैसे मैंने अपने बच्चे को परवरिश दी थी, मैं आज भी उसको वही सब चीज़ें सिखाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चे में बदलाव जो है वो अलग आए हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या टीनेज बच्चों की परवरिश और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी परवरिश में क्या किसी तरीके का कोई फ़र्क होता है? ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमें जो है अपना पेरेंटिंग का तरीका बदलते रहना पड़ेगा अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से। तो मैं आपको मेन डिफरेंस बताती हूँ। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, या 5-6 ईयर्स के होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती है कि मम्मी से मैं चिपकूँ, मम्मी मुझे खाना खिलाए, जहाँ जहाँ मम्मी जाए मैं मम्मी के साथ जाऊँ, मम्मी को किस करूँ, मम्मी मुझे सुलाए, मैं मम्मी के साथ सोना चाहता हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, प्री टीन टीनेजर्स होते हैं, तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरतें, नॉट लग्जरी, नेसेसिटी,
वो बदलती हैं। तो बड़े बच्चों की जो टीनेजर्स हैं उनकी नीड क्या है? प्रिवेसी, एक्साइटमेंट, इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी, उनको ये सारी चीज़ें पसंद है। तो जब आपका बच्चा बड़ा होगा आप देखेंगे धीरे धीरे वो इतना हग नहीं करेगा, शायद किस करना कम हो जाएगा, वो अपने रूम में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जब बच्चे बदलते हैं तो हमें अपने पेरेंटिंग का तरीका भी बदलना है। तो अगर आप एक टीनेजर को डांटेंगी, उन पे चिल्लाएंगी, उनको बोलेंगी कि अभी तक आपने ये क्यों नहीं किया, अभी तक आप यहाँ क्यों नहीं आए, तो वो रिएक्ट करेंगे और वो शायद उल्टा जवाब भी दे आपको, और फिर आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैंने कोई गलती कर दी अपने पेरेंटिंग में, क्या मुझसे कोई गलती हो गई कि मेरा बच्चा मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपकी पेरेंटिंग में गलती नहीं हुई, लेकिन हमें ये समझना है कि बच्चा बदल गया है। अब ये बच्चा वो नहीं है जिससे आपने 4 साल पहले देखा था, ये बच्चा अलग है। तो आपके पेरेंटिंग का तरीका अलग होना पड़ेगा, आपको उसे थोड़ी छूट देनी पड़ेगी, उन्हें बोलना कम है, उनसे पूछना ज़्यादा है, कुछ चीज़ें में डिसीजन लेने का मौका उन्हें देना है, हर चीज़ में हमें घुसना नहीं है। अगर वो रूम में है तो आपको हर वक्त ज़रूरी नहीं है पता होना कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा, आपको अपने आप को थोड़ा विड्रॉ करना है, बच्चे से अलग रखना है। तो जब आप बच्चों की ज़रूरतों को मीट करेंगी तब बच्चा आपसे कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरत है उनकी। इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स नॉट अ वांट, इट्स अ नीड। तो अगर आप ये नहीं देंगी उनको तो ये चीज़ें जो है टीनेजर्स, प्रीटीन बाहर जाके फुलफ़िल करते हैं, और फिर जो है बच्चे गलत रास्ते में भी चल जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, ज़्यादा समय फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर के अंदर उनको थोड़ा छूट दें, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो घर के अंदर मीट हो जाए। तब वो बाहर नहीं जाएंगे, तब वो बाहर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन अगर आप वो नहीं देंगी उन्हें स्पेस, तो वो बाहर जाएंगे, आपके साथ कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादा बात भी नहीं करना पसंद करेंगे। इसलिए हमें धीरे धीरे और मैच्योर पेरेंटिंग करना है, अपने ईगो को थोड़े दिन साइड में रखना है। बच्चा अगर कुछ बोल दे तो हमें तुरंत से रिएक्ट नहीं करना है, और समझना है कि योर चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ डेवलपमेंटल फेज़। उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इमोशनली वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। तो जब आप ये समझेंगी तो आपका बच्चा जो है टीनेज होकर भी आपसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेगा। तो आइए अब अपने इस एपिसोड में जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। खूबसूरत और हेल्दी स्किन पाने के लिए हम लगाते हैं चक्कर पार्लर के, और इस चक्कर में काफी खर्चा भी कर देते हैं। लेकिन हमारे खूबसूरती का राज तो छिपा होता है हमारे बावर्ची खाने में। तो आइए आज एक फ्रूट मास्क ही बनाते हैं जिससे आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। इसके लिए आपको बराबर मिकदार में सेब और पपीते को लेना होगा। दोनों को घिस लें, इसमें एक केले को भी मैश करके डाल लें, थोड़ी सी दही और एक नींबू का रस भी मिला लें। इस फ्रूट मास्क को चेहरे पर आधा घंटा लगाकर रखें और फिर साफ पानी से धो लें। आप खुद ही महसूस करेंगी कि आपका चेहरा ताजगी महसूस कर रहा है। अपने स्किन से जुड़ी एक और टिप जान लें। रात को सोने से पहले अपने स्किन को सही तरह से क्लेंज करें। मेकअप को हटाकर सोएं। क्लेंजिंग के लिए एलोवेरा जेल और नींबू का इस्तेमाल करें। तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के एपिसोड में दी गई तमाम जानकारियों से आप सभी जरूर फैज़याब होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।